इसमें हम लोग नीट 2020 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें 2 भाग कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरे भाग में ये आपका क्वेश्चन नंबर 10, उसका क्रम क्वेश्चन नंबर 10 होगा। और हमने आपसे बताया था कि एक दिन कक्षा 11 का जो सिलेबस है उस पर आधारित क्वेश्चन जो नीट 2020 में पूछे गए हैं, और फिर अगले दिन कक्षा 12 का जो सिलेबस है 12th क्लास का। तो 12th क्लास के क्रम में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन चल रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल विथ रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटालिक थिन सेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज गिवन बाय द ग्राफ। इसमें 4 ग्राफ दिए गए हैं। ऑप्शन में हम वो ग्राफ बना रहे हैं क्योंकि वो ग्राफ देखना आपके लिए ज़रूरी है। पहले फर्स्ट पार्ट में ये ग्राफ बनाता है इस तरह से, ये है V और ये है डिस्टेंस R, और ये ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है V और R के बीच का। ये दूसरा है, सेकेंड पार्ट में देखेंगे ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह का। इसमें एक डिस्टेंस भी ये दिखा रहा है, ये यहाँ तक कैपिटल आर डिस्टेंस है, यहाँ पर ऐसे यहाँ पे ये कैपिटल आर डिस्टेंस को शो करता है। थर्ड देखा जाए ये V है और ये R है। ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह से है। ये यहाँ पे कैपिटल R है। इसी तरह से फोर्थ पार्ट जो ग्राफ का है इसे हम यहाँ बना लेते हैं, और ये भी है, ये R है, यहाँ पे कैपिटल R है, और ये ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ है। मुझे अभी याद आया ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में हो चुका है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो ये थर्ड वाला है, ठीक है। तो इसमें बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो होगा क्वेश्चन नंबर आपका, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा। पहले आपका हो चुका था 9 क्वेश्चन दोनों वीडियो मिलाकर। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 10, अब जो अब हम करने जा रहे हैं वो वाला क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो चुका, आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो कैपेसिटर से रिलेटेड है। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A and separated by distance small d has air in between the plates. Now an insulating slab of same area but thickness d/2 is inserted between the plates as shown in figure, having dielectric constant K is equal to 4. The ratio of new capacitance to its original capacitance will be. तो जो ऑप्शन है इसमें दिए गए हैं, पहला है 4:1, सेकेंड है इसका 2:1, थर्ड है 8:5 और फोर्थ है 6:5। डायग्राम जो बना हुआ है उसको देखें, ऐसे बना हुआ है।
एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। यहाँ पे प्लेटों के बीच की जो दूरी है स्मॉल डी है। आधे दूरी तक इसमें भर दिया जाता है के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, और ये कितने दूरी तक, आधे दूरी की यानी d/2। क्लियर। भरने के बाद इसका जो कैपेसिटेंस C डैश है इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, जबकि इसके पहले C दिया हुआ है। तो आपको पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C = ε0 A/d, जबकि उसके प्लेटों के बीच में एयर हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। तो एयर के कंडीशन में हम लोग मान लें कि ये C0 है, और जब इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जब फील कर दिया गया, तब जो नया कैपेसिटेंस है उसको C मान लेते हैं। तो जब प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा होता है तो उसका जो फार्मूला है वो ऐसे बन जाता है ε0 A/d - T/K। क्लियर हो गया? ये फार्मूला बन जाता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, वैल्यू इसमें पुटअप कर लेते हैं। ε0 A/d - T की जो वैल्यू है ये d/2 है, d/2 और कैपिटल K की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। इस तरह से C की वैल्यू कितनी हो जाती है, ε0 A/, ये d/8 हो जाता है। तो इसे जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 8 - d/8 -8 यहाँ पे आया 8 - d, तो इस तरह से ये आपका बन जाता है 7d/8। ठीक है, एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं, शायद फार्मूला d - T + T/K, ये फार्मूला ऐसे है d - T एंड + T/K, ये फार्मूला है। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे। ये देखो d - d/2 एंड प्लस t का मतलब d/2, k का मतलब 4। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए कितना आ जाता है, ε0 A/, ये बचा d/2 और यहाँ से बचा d/8। इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगले स्टेप में ε0 A/, देखो जरा ध्यान दो, इन दोनों का एलसीएम 8 हो जाएगा, और यहाँ से आएगा 4d, क्लियर, और यहाँ से आएगा d। तो इस तरह से ये 8 ऊपर चला गया है ना, हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो C = आ गया 8 ऊपर चला गया, यानी 8 ε0 A/5d। ठीक है भाई, ये हो गया 5d। अब अगर आप ध्यान दें तो ये जो वैल्यू है, या हम ऐसे कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखा क्वेश्चन में ये पूछा कि न्यू कैपेसिटेंस टू इट्स ओरिजिनल कैपेसिटेंस रेशियो निकालना है, न्यू कैपेसिटेंस का ओरिजिनल। तो ये देखो ओरिजिनल हो गया और ये हो गया न्यू। तो C/C0 की वैल्यू पूछ रहा है, तो C की वैल्यू है ε0 A/d, और ये देखो ये क्या है 8/5। ठीक है, ये है आपका 8/5 ε0 A/d, और ये है आपका ε0 A/d। तो आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो ε0 A/d है ये कैंसिल हो जाता है। फाइनली आपके पास बचता है 8/5, यानी 8:5। इस तरह से ये आंसर हो जाता है। एक बार फिर से मैं बता दूं कि जो कैपेसिटर है
कैपेसिटर होता है, उसमें 2 प्लेटें होती हैं, ठीक है। एक प्लेट को हम क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ते हैं, तो अगर प्लस सोर्स से जोड़ा तो इस पर प्लस चार्ज आएंगे और इंडक्शन की वजह से, प्रेरण की वजह से इस पर निगेटिव चार्ज हो जाते हैं। इसको हम यहाँ से चार्ज को ख़त्म करने के लिए इसको अर्थ कर देते हैं। अब इस तरह से कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके बीच में, प्लेटों के बीच में एयर भरा हुआ है, तो उसका कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। उसकी धारिता होती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब प्लेटों के बीच में कुछ क्षेत्र में अगर एक स्लैब डाल दिया जाता है, उस स्लैब की मोटाई अगर टी है, यहाँ पे डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी है, ए क्या है, प्लेटों का एरिया है। अगर टी मोटाई का स्लैब डाल दिया जाए तो यही कैपेसिटेंस आ जाता है, ये सी नॉट हम करना, जबकि एयर है, ये हो जाता है एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ए अपॉन डी माइनस टी एंड प्लस टी अपॉन कैपिटल के, जहाँ ये स्लैब की मोटाई है टी और इस स्लैब का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कैपिटल के। इसी फार्मूले पर टोटल ये क्वेश्चन बेस्ड है और ये 100% यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बाकी आप जैसा भी सोचें अलग मामला हो गया, लेकिन सच्चाई यही है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उसे आप पढ़ा, उसमें देखिए क्या है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। इसमें क्या है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फॉर द मेश शोन इन द फिगर इज। तो हम क्या करते हैं, वो जो आपका डायग्राम है, फिगर है, वो मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, उसको ध्यान से देखेंगे। और ये भी टोटली बेसिक क्वेश्चन है, इसका ध्यान हमेशा रखेंगे। मैंने बार बार आपसे कहा कि आप जो भी सोचें, जो भी समझें, इससे कोई मतलब नहीं, मतलब केवल ये है कि सच्चाई यही है कि टोटली ये बेसिक क्वेश्चन है। एक नॉर्मल सा स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट में पढ़ता हो, बड़े ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। यहाँ तक कि मैं ये कह रहा हूँ, इंटरमीडिएट में नहीं, 10th क्लास में पढ़ने वाला छात्र बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। ए और बी यहाँ पे बना हुआ है, 4 ओम, 8 ओम, 6 ओम, 4 ओम एंड 8 ओम। इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए या 1 4.8 ओम, ऑप्शन नंबर 2 7.2 ओम, ऑप्शन नंबर 3 16 ओम, ऑप्शन नंबर 4 30 ओम। तो इसमें कुछ नहीं है, मैंने बताया ना कि एक 10th क्लास में पढ़ने वाला स्टूडेंट कर सकता है। ये दोनों इन सीरीज हैं, 4 और 8 12 हो गया, ये दोनों पैरेलल हैं। तो जब पैरेलल होगा, देखो ये दोनों मिलके कितना हुआ, ये दोनों मिलके कितना हुआ, ये दोनों मिलके हो गया 4 + 8, सीरीज वाला जानते होंगे, 4 + 8 ये 12 ओम हो गया, ठीक है। अब 12 वाला और ये किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए तो 12 × 6 अपॉन 12 + 6, जरा सोच लो भाई। तो आपका आया 72 और ये आपका हो गया 80, आ गया 4, यानी अब तक इसके ऊपर ये पूरा का पूरा आपका 4 ओम हो गया। अब ये बचा, ये तीनों सीरीज में है। 4 + 4 कितना हो गया 8 एंड +8 कितना आया 16। ये क्वेश्चन है आपका। तो एक बार फिर मैं वही कहूँगा कि आप कुछ भी सोचें, लेकिन सच्चाई आपके सामने है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है यह भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का है और ये भी एकदम बेस है, एक लाइन में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। क्रम कौन सा बन रहा है, हमको लगता है ये 10, 11, 12 बन जाना चाहिए। तो ये 12 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 12 नहीं बल्कि 13 बनेगा, 13।
फॉर द सर्किट शोन इन फिगर, हाँ फिर से मैं फिगर बना देता हूँ। एक बैटरी है, फिर रेजिस्टेंस है, फिर एक बैटरी एक सेल है, फिर रेजिस्टेंस है, उसके बाद देखो इसके साथ में एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ठीक है भाई, और यहाँ करंट आई फ्लो कर रहा है, इसी आई की वैल्यू पूछ रहा है। अब ये 4 ओम का रेजिस्टेंस, ये आपका 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये फिर आपका 1 ओम का रेजिस्टेंस, आई की वैल्यू पूछ रहा है। जो ऑप्शन दिया गया है, पहले ऑप्शन में दे रहा है 0.5 एम्पियर, दूसरे ऑप्शन में दे रहा है 0.75 एम्पियर, तीसरे ऑप्शन में दे रहा है 1 एम्पियर, चौथे ऑप्शन में दे रहा है 1.5 एम्पियर। ये है क्वेश्चन। देखो भाई, यहाँ पर हम सीधे सीधे किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर देंगे, ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई जब हम करेंगे, अच्छा बैटरियों का भी दिया हुआ है 2 वोल्ट 4 वोल्ट, देखो भाई 2 वोल्ट 4 वोल्ट, तो ये 2-3 तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कंपोजिशन ऑफ सेल से भी सॉल्व हो जाएगा, और दूसरा हमें केवीएल सीधे अप्लाई कर दे तब भी सॉल्व हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि एक यहाँ पे क्लोज पास बना लिया, ठीक है। क्लोज पास के लिए कैसे लिखते, ए बी सी डी, तो क्या लिखेंगे, बंद पास, फॉर क्लोज पास ए बी सी डी ए बाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ वी हैव। देखो तो उसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ में क्या बताया, समेशन आई आर इज इक्वल टू समेशन ई, यानी किसी भी बंद पास में प्रतिरोधों और संगत धाराओं के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल उस पास में कार्यरत सभी विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। बस सिंपल सा रूल है। तो हम ये इस पास में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, यही आई करंट सब में फ्लो कर रहा है, तो 1 इंटू आई हो जाएगा, ठीक है भाई। करंट इसी दिशा में फ्लो हो रहा है और इसी डायरेक्शन में हमने पास को दिया, निर्धारित कर लिया है ए बी सी डी ऐसे पास को, और इसी दिशा में करंट भी फ्लो कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव लेंगे। प्लस 1 इंटू आई फिर से हो गया, ये दूसरे वाले में इसमें भी हो गया। अब इसका नंबर है प्लस 4 इंटू आई। अब कोई भी रेजिस्टेंस इसमें नहीं है, अब लिखेंगे इक्वल टू समेशन ई, यानी जितने विद्युत वाहक बल हैं, ईएमएफ है, तो ईएमएफ को अगर प्लस से माइनस की तरफ पास का डायरेक्शन आता है, इसके वोल्टेज को हम प्लस लेते हैं, तो ये +4 हो गया, ये +2 हो गया। ऐसे केस में ऐड करो 1i 2i एंड 4 6i हुआ कि नहीं हुआ, 6i इज इक्वल टू 4 + 2 दिस इज 6, i इज इक्वल टू 1 एम्पियर। यही क्वेश्चन है, आप कुछ भी सोचे कुछ भी समझा, आपके सामने सच्चाई है। तो इस तरह से 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यह भी क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी है, ठीक है, उसी चैप्टर से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। देखें इसमें क्या है कि 2 सॉलिड conductors are made up of same material, have same length and same resistance. One of them has a circular cross section of area A1 and other has A2, ratio A1 upon A2. तो ये देखो इसमें जो ऑप्शन दिया है 2 है, सेकेंड ऑप्शन 1.5 है, थर्ड ऑप्शन 1 है, फोर्थ ऑप्शन 0.8 है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये रेजिस्टेंस के फार्मूले पर R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, ये है रेजिस्टेंस का फार्मूला, जिसमें यह जो कंडक्टर है, ऐसे कंडक्टर मान लो कोई है इस तरह से, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, इसका लेंथ है L, ठीक है भाई, और इसका रेजिस्टेंस है R, और इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है रो। मटेरियल सेम होने पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी सेम हो जाता है। इस क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा, फॉर फर्स्ट कंडक्टर R1 इज इक्वल टू L1, सेम लेंथ है तो L ही लिखेंगे, सेम मटेरियल है तो रो ही लिखेंगे, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है तो A1 लिखेंगे। इसी तरह से R2 इज इक्वल टू रो, लेंथ वही है, एरिया चेंज हो रहा है A2। अब आपसे कहा है कि R1 इज इक्वल टू R2 आल्सो, in this case rho L upon A1 is equal to rho L upon A2,
आप देख पा रहे हैं कि क्या होने वाला है। रो से रो कैंसिल, एल से एल कैंसिल, या यहाँ से क्या आया, A1/A2 दिस इज इक्वल टू 1, दोनों सेम हो गया भाई, सब कट गया तो A1 इज इक्वल टू A2, देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल टू 1। यही पूछ रहा था कि रेशियो A1/A2 की वैल्यू क्या होगी, आंसर आया 1। नेक्स्ट का ही क्वेश्चन फिर से मिला हुआ है। द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज मीडियम इज 6 माइक्रोफैरड with the introduction of a dielectric medium the capacitance becomes 30 microfarad, the permittivity of the medium is। अब यहाँ ध्यान देना है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके प्लेटों के बीच में अगर एयर है तो उसका कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड है। ये हो गया 6 माइक्रोफैरड, ऐसा दिया हुआ है। अब ये कह रहा था कि कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब भर दिया गया प्लेटों के बीच में तो वह जो कैपेसिटेंस है वह 30 माइक्रोफैरड हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी मीडियम का पूछा गया है, यानी पूछा हुआ है एप्सिलॉन पूछा हुआ है। ठीक है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के होता है। अब हमें के चाहिए, के की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, के इज इक्वल टू C/C नॉट हो जाता है। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू सी की वैल्यू है 30 माइक्रोफैरड अपॉन C नॉट है 6 माइक्रोफैरड, दिस इज इक्वल टू 5। अब देखो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 इंटू के की वैल्यू है 5। तो अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जो 25, 5 हो गया, 5 8 जा 42 एंड 5 8 जा 40 एंड 4 44, तो 44.25 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, and this can be written as 0.44 into near about 10⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है, इसमें 0.44 × 10⁻13 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 है 1.77 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 है 0.44 × 10⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 है 5.00 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपने देखा कि ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सही है। तो फिर से एक बार हम कहेंगे कि कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है जो इंटरमीडिएट से बाहर का हो, एनसीईआरटी पैटर्न के बाहर का हो, और क्वेश्चन आपके सामने है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, वो है क्वेश्चन नंबर 16। अब उसको आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 है, ये है, इन ए सर्टेन रीजन ऑफ ए स्पेस विथ वॉल्यूम 0.3 मीटर क्यूब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज ऑप्शन नंबर 1 0, ऑप्शन नंबर 2 0.5 न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन नंबर 3 1 न्यूटन पर कूलम, एंड ऑप्शन नंबर 4 दिस इज 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका। तो इसमें सबसे जो खास बात, एक छोटा सा कंसेप्ट है कि 5 वोल्ट का पोटेंशियल है एक स्पेस में,
और ये सबसे खास बात है कि ये कह रहा है कि जो 5 वोल्ट है वो हर जगह थ्रू आउट 5 वोल्ट है, हर पॉइंट पर 5 वोल्ट है, यानी वो जो सरफेस उसका हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये पूरे रीजन में भी कांस्टेंट है, पूरे रीजन में भी कांस्टेंट है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव V is equal to C and C is constant. V is equal to C and C is constant. We better know that E is equal to minus dV upon dr. Clear? In this case, minus d dr of V and V is equal to C. Differentiation of any constant with respect to any variable is equal to 0. Therefore, electric field in this region is equal to 0. ये आपका आंसर हो जाता है सीधे सीधे। ठीक है भाई। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर, ये आपका आ जाता है, ये आपका कौन सा हो गया था, ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 अगर देखा जाए तो अब करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये क्वेश्चन है, इसको या फिर मीटर ब्रिज का क्वेश्चन। ए रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज बैलेंस ए 10 ohm रेजिस्टेंस in the right gap at a point which divides the breeze wire in ratio 3:2. If the length of the resistance wire is 1.5 meter, then the length of 1 ohm of the resistance wire is. इसमें ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 1.0 into 10 to the power minus 1 meter. ऑप्शन नंबर 2 1.0 into 10 to the power minus, ये 2 है, ये -1 मीटर है। ऑप्शन नंबर 3 1.5 into 10 to the power -1 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 1.5 into 10 to the power -2 मीटर। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है, दो ऑप्शन सेम हो गया है, मुझे लगता है दो ऑप्शन सेम हो गया। तो अब इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको -3 कर देते हैं, और अभी भी दो ऑप्शन सेम अब नहीं है। ठीक है, ये इस तरह से, वैसे भी सेम नहीं था। चलो, ये 1.5 है, 1.0 है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है। क्लियर। अब इसके बाद इसमें ये कह रहा था कि पहले हम एक मीटर ब्रिज बनाते हैं। तो मैंने बार बार आपसे कहा, इसके पहले भी मैंने बताया था कि एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो एक्सपेरिमेंट तो हमें करना ही करना इंटरमीडिएट में। तो मीटर ब्रिज का जो एक्सपेरिमेंट है, ध्यान से देखें, मैं बना रहा हूँ। ये देखिए, ये मीटर ब्रिज का जो एल शेप, ये एल शेप की पत्ती है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे गैप होता है, और बीच में एक सीधी, ऐसे एक सीधे पत्ती होती है, और यहाँ फिर से गैप होता है, और फिर एल शेप की पत्ती यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, एल शेप की पत्ती हो गई। ठीक है भाई। और इसके बाद क्या है कि यहाँ पे ये वायर ऐड हो जाता है, ये मीटर ब्रिज का वायर होता है। ये है मीटर ब्रिज का वायर, इसको हम लिखते हैं AC। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये बीच वाला पेज है आपका, इसके साथ हम जोड़ते हैं गैल्वेनोमीटर, और ये एक स्लाइडिंग की के द्वारा यहाँ पर वायर को ऐसे मान लो टच करता है, और जहाँ पे टच करता है, कह रहा था कि ये रेशियो है 3:2। ये इधर 3 है तो इधर 2 हो जाता है। ऐसा मतलब अगर हम इसको L1 मान लेते हैं, इसको L2 मान लेते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है L1/L2 = 3/2, ऐसा दिया हुआ है। अब ये कह रहा था कि इसका जो लेफ्ट गैप है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर
एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया जाता है, और ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है आप जानते हैं इसका जो भी वैल्यू होगा हम यस से लिख रहे हैं यहाँ पे, और ये है आर। ठीक है, तो कह रहा था कि ये जो रेजिस्टेंस है आर वह 10 ओम के रेजिस्टेंस को बैलेंस कर लेता है। हमें आर की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पी होता है, या जो पोर्शन है ए बी का पोर्शन, यहाँ पे बी हमने लिख दिया। ए बी ये पी को इंडिकेट करता है। एक्सपेरिमेंट अगर किए होंगे तो आपको पता होगा ये क्यू को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो मीटर ब्रिज है यह व्हीटस्टोन ब्रिज पर डिपेंड करता है, उसी के प्रिंसिपल पर ये काम करता है। अब उसके प्रिंसिपल के मुताबिक P अपान क्यू इज इक्वल टू आर अपान एस। अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, कोई विक्षेप नहीं होता, तो P अपान क्यू इज इक्वल टू आर अपान एस। हमें आर चाहिए था, आर इज इक्वल टू एस इंटू पी अपान क्यू। क्लियर? कोई कंफ्यूजन हो तो बताएंगे। बट हियर P अपान क्यू इज इक्वल टू L1 अपान L2। अब ये कहाँ से आया, ध्यान दीजिएगा। कोई भी रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपान ए, तो जब हम P को लिखेंगे तो P इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, दिस इज रो, ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस वायर, दिस इज ए, एंड दिस लेंथ इज L1। therefore P is equal to rho into L1 upon A. Similarly Q is equal to rho into L2 upon A, because वायर यही है, उसका कुछ पोर्शन Q को इंडिकेट कर रहा है, तो लेंथ L2 है, और चूंकि वायर वही है इसलिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो ही होगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी वही होगा। तो जब हम P अपान Q करेंगे तो रो ए कैंसिल हो जाएगा, L1 अपान L2 हमारे पास बच जाएगा। एंड ऐसे केस में यस इंटू, ध्यान दीजिएगा, यस इंटू, अब यहाँ पे P अपान क्यू के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, L1 अपान L2। अब यस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 10 है, और L1 अपान L2 की वैल्यू कितनी है, 3 अपान 2 है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 15 ओम आ गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 15 ओम आ गया। लेकिन ये वैल्यू किसकी आई है, 15 ओम, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है 15 ओम। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन को भी, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन को भी थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है। तो रेजिस्टेंस तो हम लोगों ने निकाल दिया 15 ओम। कह रहा इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इन इज 1.5 मीटर, यानी जिस 15 ओम का रेजिस्टेंस हम लोगों ने निकाला उसका लेंथ कह रहा है कि 1.5 मीटर है, तो 1 ओम के रेजिस्टेंस का लेंथ क्या होगा, जान दीजिए। तो अब हमारे पास हम ये मान लें कि ये R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, ये फार्मूला जनरल फार्मूला होता है। इन दिस केस R इज प्रोपोर्शनल टू L, देयरफॉर R1 अपान R2 इज इक्वल टू L1 अपान L2। ये आपके सामने आ गया। अब देखो, अब हम ये मानते हैं कि R1 इज इक्वल टू हमारा 15 ओम है, इसके लिए लेंथ कह रहा है 1.5 मीटर है। R2 कह रहा था कि 1 ओम का रेजिस्टेंस हो, तो L2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ओम के रेजिस्टेंस का लेंथ कितना हो जाएगा, ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन में। अब हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो इस फार्मूले का जब हम उपयोग करेंगे तो आप जरा देखिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं, जरा वहाँ से देखें आप, ये नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो अब आगे हम इसको बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, R1 अपान R2। तो R1 की वैल्यू हो गई 15, ध्यान दीजिए, R2 की वैल्यू हो गई 1, L1 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1.5, L2 की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। ऐसे केस में यहाँ पे हम लिख देते हैं आगे। अब हमें तो चाहिए था L2, तो L2 इज इक्वल टू, जरा देखो, 1.5 अपान 15 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0.1 हो जाएगा, और 0.1 को 1 इंटू 10 टू दी पावर -1 मीटर लिखा जा सकता है। तो यहाँ से देखने के बाद आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर हो गया? तो बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, और ये टोटल मीटर ब्रिज पर डिपेंड क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी आप हमेशा ध्यान रखें, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कहीं भी ये बोर्ड के क्वेश्चन से कहीं भी अलग नहीं है। ये भी नहीं है कि
कोई ये कह दे कि ये सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड है, कोई ये कह दे कि आईसीएसई बोर्ड से रिलेटेड है, कोई ये कह दे किसी खास बोर्ड से रिलेटेड है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल एनसीईआरटी पैटर्न पर डिपेंड करता है पूरा का पूरा क्वेश्चन, पूरा का पूरा सिलेबस नीट का। तो किसी खास बोर्ड को पढ़ने, समझने, जानने का कोई मतलब नहीं है। बस फिजिक्स का सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत है, चाहे बोर्ड कोई भी हो। इसका ध्यान हमेशा रखें। फिलहाल इसे देखना, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो नंबरिंग हम लोग कहाँ तक पहुँचा दिए थे? 70 तक हो गया था। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात हम लोग करते हैं। ये एक बार फिर से किरचॉफ लॉ पर डिपेंड क्वेश्चन आया। फॉर द सर्किट गिवन बिलो द किरचॉफ्स लूप रूल फॉर द लूप BCDEB इज गिवन बाय द इक्वेशन। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। -I2 R2 प्लस E2 प्लस E3 एंड प्लस I3 R1 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर 2, -I2 R2 प्लस E2 माइनस E3 एंड प्लस I3 R1 इज इक्वल टू 0। थर्ड है I2 R2 प्लस E2 माइनस E3 माइनस I3 R1 इज इक्वल टू 0। 4 I2 R2 एंड प्लस E2 एंड प्लस E3 एंड माइनस I3 R1 इज इक्वल टू 0। ये चार ऑप्शन दिए हैं और सर्किट डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो आप क्वेश्चन के साथ भी आपको दिख रहा है। मैं फिर से बना रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। आप देखें इस तरह से बना हुआ है ये सर्किट। यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है और वो सेल का EMF है E1। इसके बाद यहाँ एक लूप बन जाता है, एक रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ा हुआ है, ये रेजिस्टेंस है R1। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। इसके बाद यहाँ एक और रेजिस्टेंस है, आगे बढ़ते हैं ऐसे ही। यहाँ रेजिस्टेंस हो गया, इसके बाद यहाँ पर एक और सेल हो गया और फिर से यहाँ पे एक और सेल हो गया। ये पूरा का पूरा ये सर्किट डायग्राम है। ये R2 रेजिस्टेंस है और करंट ये दिखाया कि इसमें I3 करंट फ्लो कर रहा है, इसमें दिखाया I1 करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर हो गया? इसको ध्यान में रखना है। और यहाँ से इधर दिखा रहा है कि I2 करंट फ्लो कर रहा है। इस बैटरी का EMF है E2, इस बैटरी का EMF है E3। ऐसा एक डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे A, यहाँ पे B, C, D, E और यहाँ दिया हुआ है F। तो जो लूप की, जिस क्लोज लूप की बात कर रहा है वो है BCDEB। फॉर क्लोज लूप BCDEB। ठीक है, इस लूप में किरचॉफ का लूप लॉ हम लोग अप्लाई करेंगे या फिर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। तो इस लूप का आप देख पा रहे हैं, डायरेक्शन हमने ऐसा तय किया, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में, तो डायरेक्शन आपका ऐसे तय हो गया। ठीक है, अब हम अप्लाई करते हैं जो मैंने तरीका बताया था आपको। तो एक्चुअली किरचॉफ वोल्टेज लॉ है क्या? समेशन I इंटू R इज इक्वल टू समेशन E। यानी किसी भी जो लूप है उसमें सारे प्रतिरोधों और उसमें बहने वाली धाराओं के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल बराबर होना चाहिए। उस पास में कार्य सारे EMF का एल्जेब्रिक सम। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला रेजिस्टेंस हम लोगों के सामने R2 आता है, उसमें करंट फ्लो कर रहा I2। तो हम लिखेंगे I2 R2।
और अब हमें देखना है कि अगर ये करंट पास के ही डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो करंट है पास के ही डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद फिर इस लूप में हम दूसरा रेजिस्टेंस, केवल हमें इसी लूप से मतलब है, इस लूप में दूसरा रेजिस्टेंस हम खोजेंगे जो यहाँ पे है, और इसमें I3 करंट फ्लो हो रहा है, R1 रेजिस्टेंस है, तो एक्चुअली होगा I3 R1, बट पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप देखेंगे अगर ये लूप के सीधे लूप के साथ ही फ्लो कर रहा करंट तो पॉजिटिव, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव। तो लूप का डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे है और करंट इधर फ्लो कर रहा है, जैसे बी सी डी ई बी, ऐसे ई बी, इस तरह से लूप का डायरेक्शन है, जबकि करंट नीचे फ्लो कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और कोई भी रेजिस्टेंस इसमें दूसरा काम नहीं कर रहा है। अब हम लिखेंगे इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, तो यहाँ पे एक ईएमएफ है E2, इसमें आप देखेंगे कि फ्लो यहाँ पे जो डायरेक्शन है आपका ये प्लस से माइनस की ओर है, तो जब प्लस से माइनस की ओर होता है तो ईएमएफ को हम नेगेटिव लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस E2। दूसरा जो सेल है इसमें माइनस से प्लस की ओर ये पास का डायरेक्शन आ रहा है, इसे हम पॉजिटिव लेंगे तो हम लिखेंगे प्लस E3। और ऑप्शन को अब अगर आप देखेंगे, बाकी कोई इसमें दूसरा, इस पास में कोई दूसरा आपका ईएमएफ नहीं है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन को देखेंगे तो सबके आरएचएस में 0 है, तो सबको आप क्या करें, लेफ्ट हैंड में ले लेते हैं। तो यहां से हमें क्या मिलता है, I2 R2, और इसको ले आते हैं इधर तो प्लस E2, इसको फिर लाते हैं माइनस E3, और ये लिखते हैं माइनस I3 R1 इज इक्वल टू 0। आप ध्यान से मिलावें तो I2 R2 हमारे में पॉजिटिव आया हुआ है, ये दोनों नेगेटिव है, तो ये दोनों ही आंसर नहीं हो सकते, इन दोनों में पॉजिटिव है। पहले हम इसको मिलाते हैं, E2 प्लस E2 माइनस E3 माइनस I3 R1, ये आंसर हो जाता है, बाकी आंसर नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इसमें आ जाता है। तो इसे आप देखना, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है एकदम बेसिक क्वेश्चन जो फार्मूले पे डिपेंड है, और वैसे सभी क्वेश्चन बेसिक ही है आपके सामने। ए चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 7, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 19 में ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ, वीडी की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इसमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया है 7.5 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। और फिर क्या लिखता है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻10, ठीक है भाई, वोल्ट पर मीटर। हैज ए मोबिलिटी, इन मोबिलिटी हमें निकालना है, म्यू निकालना है, और किस यूनिट में निकालना है ये भी कह रहा है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकंड, पर वोल्ट इंटू सेकंड। एक्चुअली यही मोबिलिटी का यूनिट भी यही होता है, ठीक है। अच्छा, इसका ऑप्शन हम लोग नोट कर दें तब सॉल्व करते हैं। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1, इसमें दिया है 2.25 × 10⁻15, दूसरा 2.5 × 10⁻6, तीसरा 2.5 × 10⁻⁻6, चौथा 2.25 × 10⁻⁻15। ये ऑप्शन दिए गए हैं। अब हमें सॉल्व करना, तो इसमें बहुत समझने समझाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सा फार्मूला है, म्यू इज इक्वल टू VD/E, एकदम ये फार्मूला है, मोबिलिटी का डिफिनीशन है, और ये बोर्ड स्टैंडर्ड का ही सवाल है। ये बोर्ड परीक्षा में भी, यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, और इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे गए। तो VD की जो वैल्यू है 7.5 × 10⁻⁴ अपॉन 3 × 10⁻⁻10, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो
तो 2.5 हो गया, और यहाँ पे क्या बचा, इंटू 10⁻⁻6, और बाकी जो यूनिट है उसी यूनिट में आया, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकंड। तो आप मिला सकते हैं, ये मोबिलिटी 10⁻⁴ नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, हाँ ठीक है। तो ये 10⁻³ इंटू 10⁻⁻10 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ये आपका यहाँ पे कुछ मिस्टेक हमें लग रहा है, ये माइनस में होना चाहिए। एक बार मैं चेक करता हूँ क्वेश्चन में। माइनस में ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसका 10⁻⁴ इसकी वैल्यू हो नहीं सकती, ये छोटी वैल्यू होती है। तो ये मिस्टेक हमें लग रहा था, तो मैं इसको ठीक करता हूँ। जब ये माइनस हो गया तो ये प्लस में यहाँ पे आ जाएगा। 2.5 इंटू 10⁻⁻10 ऊपर जाके प्लस बन जाएगा, माइनस निकल गया, 4 6 बच गया। यानी आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 2। तो इसको कर जाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। जो क्वेश्चन नंबर 20 है वह कार्बन रजिस्टर कलर कोड पर डिपेंड है, और एक भी एकदम बेसिक क्वेश्चन है। कलर कोडिंग अगर आपको मालूम है तो क्वेश्चन में टाइम ही नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, और कोशिश करें अपने से सॉल्व करने का। मैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाता है, मैं थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। द कलर कोड ऑफ ए रेजिस्टेंस इज गिवन बिलो। ऐसे एक कार्बन रजिस्टर बनाया हुआ है, ठीक है, और इसमें जो रिंग्स बने हुए हैं, रिंग्स का कलर दिया हुआ है। 4 रिंग्स हैं। आपको पता है कि जो चौथा रिंग है वो टॉलरेंस को बताता है। तो अब देखो, ये येलो है, ये वायलेट है, ये ब्राउन है, ये ग्रीन, नो सॉरी, गोल्ड है, ठीक है, यही है, यही दिया हुआ है। तो मैं बताऊं, अभी तक सवाल पूरा पढ़ दूं कि द कलर कोड ऑफ ए रेजिस्टेंस इज गिवन बिलो। द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस एंड टू टॉलरेंस रिस्पेक्टिवली आर, ऑप्शन है 1 470 किलो ओम and 5%, 2 47 kilo ohm and 5%, 10%, sorry 10%। थर्ड है 4.7 kilo ohm and 5%। फोर्थ है 470 किलो ओम, ये किलो ओम नहीं है, ये ओम में है, ओम एंड 5%, ठीक है, ये है। तो मैं आपको पहले समझाऊं, जो पहली पट्टी है उसको हम ए से मान लेते हैं, दूसरी को बी से मान लेते हैं, तीसरी को सी से मान लेते हैं, चौथी को डी से मान लेते हैं। तो ये जो डी वाली पट्टी है, यानी ये जो रिंग है, ये टॉलरेंस को बताती है। अब देखो यहाँ पे हमें वैल्यू कैसे लिखना होता है। तो इसका रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है R इज इक्वल टू ए बी इंटू 10⁻⁻C, और ये प्लस माइनस डी लिखते हैं, ये टॉलरेंस होता है यहाँ पे, ठीक है, प्लस माइनस डी। यही फार्मूला है रेजिस्टेंस निकालने का कार्बन रजिस्टर का, और सामान्य क्वेश्चन है। और इस साल आप ध्यान देंगे कि 30% में इसे ही निकाल दिया गया था। तो कोई भी कोर्स छोड़ने से आपको कभी फायदा नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में हर हाल में ये हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जेईई में भी और नीट में भी। तो इसमें है कुछ नहीं। अभी देखो कितना आसान है। अब इसके लिए हम एक आपको बताते हैं एक फार्मूला। तो ब्लैक ब्राउन rods of your gate
बिकम वेरी गुड व्हेन गिवन सिल्वर कलर। यह एक स्टेटमेंट है और इसके द्वारा ही हम कलर कोड जान सकेंगे। ठीक है, तो ब्लैक का मतलब ब्लैक हुआ। ठीक है, तो ब्लैक ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन का मतलब ब्राउन कलर। यहाँ राड है तो आर का मतलब रेड हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ठीक है ना, ग्रीन, यहाँ पे ब्लू, ठीक है, ये वायलेट, ग्रे, वाइट, यहाँ देख लो। अब ये आता है यहाँ के बाद, ये टॉलरेंस का हो गया, डी के लिए हो गया। ये सारा ABC के लिए है और यहाँ से डी के लिए हो गया। तो फिर से देखिए, ब्लैक, ब्लैक अब हम काउंटिंग करते हैं 0 से, तो ये ब्लैक है, इस 0 हो गया, इसका कोड 0 हो गया। ब्राउन का कोड 1 हो गया। रेड का कोड देखो, ब्लैक, ब्राउन, राड, रेड का कोड यहाँ पे 2 आ गया, तो 0 1 2। अब इतने ही अगर आपको मालूम है तो 9 तक का कोड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये 5% होता है, ये 10% होता है, और जो कलर लिखा गया इसका मतलब होता है नो कलर। ये जो पट्टी होती है अगर रंगहीन होती है तो 15% टॉलरेंस हो जाता है। अब देखो तो डी 5% है, तो ये गोल्ड है, तो गोल्ड वाला यहाँ है गोल्ड, तो गोल्ड वाला कितने परसेंट का है? 5% का है। तो इसका मतलब ये 10 वाला तो आंसर नहीं होगा। अब ये 3 आंसर हो सकता है जिसमें 5% है। अब हमें ए बी निकालना है। ए पहले नंबर पर कौन है भाई? पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर है येलो। येलो का कोड क्या है? 0 1 2 3 एंड 4, तो हम लिखेंगे 4 ए की जगह पे। बी है वायलेट, इसका कोड 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है भाई, ध्यान दो, ये वायलेट है। एंड 7, तो लिखेंगे 7। एंड 10 टू दी पावर सी वाला है कौन? ब्राउन, तो 0 1, दिस इज 1। ये आया 470 ओम, और ये टॉलरेंस आया 5%। तो आंसर कौन सा हुआ? ये 4 नंबर। अब देखो, इतना आसान क्वेश्चन था, लेकिन पता नहीं क्यों गवर्नमेंट ने निकाल दिया था कि बोर्ड परीक्षा में न दिया जाए इसको, जबकि इतने ही पढ़ के एक क्वेश्चन हर हाल में बोर्ड परीक्षा का आप कर सकते हैं। और बोर्ड परीक्षा का ही नहीं, आपके सामने नीट का क्वेश्चन है और जेईई मेन भी उठा के देख लीजिए, हर पेपर में लगभग एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन तक हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया। इसके आगे फिर हम अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस को लेके मिलते हैं। धन्यवाद।